ठीक है जी। अच्छा, नाउ on to the first Jan of this topic and perhaps the most fun thing to be learning in this topic। ठीक है, आपने पहले भी कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन हम अभी दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। और हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। नाउ ये बोलते तो हम रुदरफोर्ड की गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, लेकिन ये हकीकत में रुदरफोर्ड ने खुद नहीं करी थी, रुदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स ने करी थी। ठीक है, एंड देन फिर रुदरफोर्ड का नाम लग गया था, बट दिस वाज परफॉर्म्ड बाय टू स्टूडेंट्स ऑफ रुदरफोर्ड। अच्छा, नाउ ये क्यों इतना बड़ा ब्रेक थ्रू था और क्या था क्या नहीं, वी नीड टू गो इनटू द हिस्ट्री अ बिट फॉर दिस। ठीक है जी। गाइजर एंड मार्सडेन, आई हैव नो आइडिया कौन थे वो, बट यू डोंट नीड टू नो द नेम्स, बट जो भी थे देयर वर जीनियस स्टूडेंट्स। ठीक है जी। होप हो सकता है वो यूं, बट आई हैव नेवर इन्वेस्टिगेटेड, मुझे नाम याद नहीं रहते लोगों के, सिर्फ कुछ अच्छे अच्छे नाम याद रहते हैं वो बस है। ठीक है, तो रुदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स ने किया था। अच्छा, अब ये क्यों किया और इससे क्या फायदे हुए, उसको पहले समझने से पहले वी नीड टू गो इनटू अ बिट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है जी। अच्छा, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ये है कि सिंस द डॉन ऑफ टाइम, ठीक है जी, जब हमारे पास कुछ होश आया, स्पेशली ग्रीक्स के जमाने में, गाइजर एंड मार्सडेन ने तो जीएम ट्यूब बनाया था ना, गाइजर मुलर ट्यूब, मार्सडेन का नाम मुलर नहीं था, आई रिमेम्बर, मार्सडेन मुलर होगा, जो भी होगा, ये नाम नहीं याद रखने। ठीक है जी, जो नाम है पढ़ा रहा हूँ याद रखो, नाम अच्छे इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिहाज से। अच्छा, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को समझो, हिस्ट्री को सोचो। हिस्ट्री जो है तकरीबन ग्रीक्स के जमाने में, या हो सकता है उससे पहले भी कोई हलचल मची हो या चुलबुलाहट हुई हो लोगों में, तो लोगों ने फिर इस बात पे सोचने लगे कि यार सबसे छोटी चीज क्या है दुनिया में, right? What is the smallest thing that we can have in in the world, in our universe? ठीक है, सबसे छोटी चीज क्या है। अच्छा, तो इसमें बड़ा सोचा हमने और बड़ी जो है वो इस पे छानबीन करी और बड़ा सोच साच के, ठीक है, ग्रीक्स जो है वो कहते थे कि सबसे छोटी जो चीज है ना वो आपके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स आपके, फायर, वाटर, अर्थ, एयर। तो वो इसको एवेटार एवेटार जो है में ले गए थे कि फायर, वाटर, अर्थ और एयर, ये चार एलिमेंट्स हैं जो हर चीज को बना रहे हैं। वो ग्रीक्स, कुछ लोग जो थे ग्रीक्स में से, वो ये चीज बिलीव करते थे। ठीक है, उन्हीं ग्रीक्स में से कोई एक ऐसा ग्रीक था जिसने कहा यार नहीं है, ये पागलपनी की बातें कर रहे हैं, ये सब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। उसने क्या किया, उसने एक लकड़ी का ब्लॉक लिया, उसने एक लकड़ी का ब्लॉक लिया और उसने उसको काटना शुरू कर दिया। इसने काटा काटा काटा, ठीक है, काटने के बाद फिर छोटे से ये छोटी सी स्ट्रिप बच गई, फिर उसने उसको यूं काट दिया, काट के उसके बाद ये छोटा सा बचा, फिर उसने उसको और काट दिया, फिर और काट काट के बार बार काट के उसके पास एक छोटा सा नुक्ता रह गया जिसको और काट नहीं सकता था। तो उसने क्या कहा, उसने कहा ये सबसे छोटी चीज है, दिस इज दी सबसे छोटी चीज, दिस इज दी सबसे छोटी चीज, एंड ही कॉल्ड दिस एटॉमस। Now at that time that was a plausible explanation, क्योंकि हमें और तो कुछ चाहिए ही नहीं था, हमारी उस वक्त तक थिंकिंग बड़ी नहीं थी। तो उसने अगर टॉमस बोल भी दिया था और उसने बोल दिया सबसे छोटी चीज, सबने मान लिया, क्योंकि इसको मानने ना मानने से किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ठीक है जी, हमने कहा भाई सही है, इस बंदे ने सबसे छोटी चीज निकाल ली है, छोटी चीज होगी। ठीक है, बट ऑब्वियसली विद साइंस वी प्रोग्रेस्ड एंड दिस मॉडल इवेंचुअली बिकेम ऑब्सोलीट, क्योंकि देन वी स्टार्टेड जो है हमें फिर इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा, फिर हमें प्रोटॉन्स का पता लगा। ठीक है, मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों का पता लगा है, राइट। सो उस वक्त वो हमें ये मॉडल जो है वो डेप्रिकेट करना पड़ा। अच्छा, रुदरफोर्ड की गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से पहले दुनिया क्या मानती थी, पहले दुनिया ये मानती थी जिसको हम कहते हैं दी थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अच्छा ना देखो, उस वक्त तक हमें क्या पता था, उस वक्त तक हमें दो चीजें पता थी। वी न्यू what did we know, we knew one thing for sure कि an atom is electrically neutral, और दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि an atom has positive and negative charges। ठीक है, तो उस वक्त तक रुदरफोर्ड से पहले तक की दुनिया में हमने जो है वो हमारे पास ये साउंड नॉलेज थी अबाउट द एटम। तो थॉमसन ने जो प्लम पुडिंग मॉडल बनाया था एटम का, दैट वाज प्रीटी गुड, हमारे लिए सब चीजों से एक्सप्लेन हो रही थी, तो वी डिड नॉट वांट टू दैट।
अच्छा, थॉमसन ने जो अपना प्लम पुडिंग मॉडल बनाया था उसने कहा था कि यार बेसिकली एक एटम क्या है, एक एटम जो है ना वो एक पुडिंग की तरह है, इट्स लाइक अ पुडिंग। ये बेसिकली एक एटम है, दैट इज योर पुडिंग एटम, सॉरी दिस लेट्स से दिस इज दी पुडिंग। अब थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने कहा कि ये जो पुडिंग है ना ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पुडिंग है, ही कॉल्ड दिस ए पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लोब्यूल। उसने कहा भाई ये जो आपका एटम है ये एक तरीके से समझो एक पुडिंग है, और वो पुडिंग पूरी की पूरी क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह क्या कहते हैं, प्लम की तरह पड़े हुए। जैसे यू माइट हैव सीन कुछ पुडिंग्स जिसमें जो है वो प्लम्स ऐसे फेंक दिए जाते हैं ना, लाइक फॉर डेकोरेशन प्लम्स ऊपर रखे हुए सजाए हुए, तो ये प्लम्स अब ऑब्वियसली यूं फेंक देते हैं पड़े हुए, तो कुछ क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसी तरह उसने कहा ये इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरह ही पड़े हुए हैं, ठीक है नहीं। अब why was this model accepted and why was this a plausible thing उस टाइम के लिए, वो उस टाइम के लिए इसलिए प्लॉजिबल थी क्योंकि एन एटम हैड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। हमें उस वक्त तक ये पता था क्योंकि हमें पता इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, वी न्यू दैट, हमें ये पता था। तो देयरफॉर हमें किसी ना किसी तरह एक एटम का ऐसा मॉडल चाहिए था जिसमें दोनों चीजें हो। थॉमसन ने वो काम कर दिया था, उसने कहा भाई अगर पॉजिटिवली चार्ज ग्लोब्यूल है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पुडिंग जो है वो पूरी पॉजिटिव चार्जेस से बनी हुई है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं प्लम की तरह छिड़के हुए किसी ने, और उसने फिर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो हमारा मॉडल था कि एक एटम में ये दोनों चीजें, वो उसने सही कर दिया, तो हमने इसका मॉडल मान लिया। दूसरी बात ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वो भी प्रूव हो गया, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल के लिए क्या जरूरत थी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल के लिए जरूरत ये थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज था कोई तो उसी के इक्वल एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो थॉमसन के मॉडल में ये हो रहा था, क्योंकि अगर उसने कहा पॉजिटिव चार्ज ग्लोब्यूल था, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जो छिड़के में है तो दे विल इवेंचुअली की कैंसिल आउट ईच अदर्स चार्ज एंड दिस विल बिकम एंड क्या कहते हैं अनचार्ज ग्लोब्यूल, मतलब इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, ठीक है। सो उस रुदरफोर्ड से पहले तक के जमाने के लिए वी वर फॉलोइंग दिस मॉडल ऑफ द एटम एंड इट सीम्ड लाइक अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बट अब आ जाते हैं वो रुदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स एंड उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करी और फिर उस एक्सपेरिमेंट के बाद क्यों हमने ये पूरी कहानी फिर जो है वो चेंज करने का सोचा, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एनी प्रॉब्लम्स विद द थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल? अच्छा जी, नाउ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर P1 MCQs एज वेल एज P2 में हो सकता है वो कुछ assumptions पूछ ले और फिर उसकी conclusions पूछ ले, तो you need to be very well aware of everything. अच्छा, now what did Rutherford's these two students do? उन्होंने ये किया कि they took a very very thin gold foil, ठीक है, उन्होंने बहुत ही पतला सा, ठीक है, आई एम गोइंग टू ये मॉडल्स भी रट्टा लगाने हैं, ऑब्वियसली और फड़ा क्यों, हाँ ये मॉडल्स भी रट्टा लगाने। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल नॉट दैट मच, बट रुदरफोर्ड की पूरी कहानी आपको अच्छे से रट्टा लगानी है क्योंकि बिकॉज दिस इज गोइंग टू कम। अच्छा, नाउ रुदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट थी उसमें क्या किया, उसके दो स्टूडेंट्स ने एक क्या लिया, एक थिन गोल्ड फिल्म लिया, एक मतलब एक एल्यूमिनियम फॉइल होता है जो हमारे घर में आता है, उसी की तरह से उन्होंने एक पतली सी गोल्ड की शीट ली, ठीक है जी, दैट वाज दे कॉल्ड दिस दी गोल्ड फिल्म, गोल्ड की फिल्म थी, एल्यूमिनियम फॉइल की तरह एक गोल्ड की शीट। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, दे हैड दिस रेडियो एक्टिव सोर्स ओवर हियर, दे गॉट अ रेडियो एक्टिव लेड सोर्स। अच्छा, ये हमें उस वक्त जमाने में, उस जमाने में पता था कि लेड में से ना, लेड में से कोई पार्टिकल्स निकलते हैं, दिस वाज ए रेडियो एक्टिव लेड रिलीजेस अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है जी। अच्छा, क्या कहा, उसके दो स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने रेडियोएक्टिव लेड का एक सैंपल लिया और रेडियोएक्टिव लेड में से हमें पता था कि उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, और ऑब्वियसली दे मस्ट हैव टेस्टेड भी उसमें अल्फा पार्टिकल्स ही निकल रहे हैं, वी न्यू अबाउट अल्फा पार्टिकल्स टिल देन, ठीक है जी। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स यू नीड टू नो दिस इज वेल, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं दोज आर बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई, दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई से क्या मतलब है, बेसिकली इट्स He, उसका मास नंबर 4 म्यू होता है और उसका जो चार्ज होता है वो 2e होता है, प्लस 2e, इस पे पूरे पे पॉजिटिव 2 का चार्ज होता है। सो बेसिकली इट्स अ हीलियम न्यूक्लियस, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके अंदर से इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच के बाहर निकाल दो तो रह जाता है सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस, जिसमें 4 न्यूक्लियॉन्स हो गए, यानी 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स,
और 2 प्रोटॉन्स वो इधर 2e से आपको पास हो जाएगा। तो एक अल्फा पार्टिकल इज समथिंग लाइक दिस, उसका सिंबल जो है जो हम बनाते हैं दैट इज दिस इज यूजुअली डिनोटेड बाय अल्फा, ये इस तरह। अब इसके ऊपर भी आप 4 म्यू और 2e इस तरह से लिख सकते हो। ये दोनों इसकी नोटेशंस है। सो रेडियो एक्टिव लेड जो मतलब लेड होता है, इट इज गुड रेडियो एक्टिव सोर्स, और ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रिलीज करता है और काफी अच्छी तादाद में रिलीज करता है। अच्छा नाउ एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने ये किया कि वी ऑल्सो न्यू कि भाई जब ये अल्फा पार्टिकल्स को ना एक स्पेशल से मटेरियल पे मारो, ठीक है जी, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन एनवेलप टाइप थिंग। So they enclosed this whole experiment in a zinc sulfide screen, ठीक है। अच्छा, और ये हमारा उस वक्त तक का मेथड था टू आइडेंटिफाई रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब ये आइडेंटिफाई करना कि कोई पार्टिकल आके टकराए। तो अल्फा पार्टिकल्स जब इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे आके लगते थे ना, तो एक ब्राइट स्पॉट सी, ब्राइट लाइट सी जो है वो जनरेट होती थी। तो उस समय पता था कि अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आके स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। सो वी टुक जिंक सल्फाइड स्क्रीन, हमने अल्फा पार्टिकल्स की ये सोर्स ली और हमने इधर गोल्ड फिल्म के आगे रखा और हमने जो है वो क्या कर दिया, हमने फिर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दी और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पूरे अराउंड रख दी। नाउ व्हाट द टू स्टूडेंट्स सॉ वाज अमेजिंग, ठीक है। अब उनके मुताबिक तो ये होना चाहिए था कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं दे मस्ट कंप्लीटली गेट ब्लॉक्ड, ठीक है। दोज अल्फा पार्टिकल्स जो आ रहे हैं वो दे मस्ट गेट कंप्लीटली गेट ब्लॉक्ड। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे कंप्लीटली पास्ड थ्रू, यानी 99% ऑफ द पार्टिकल्स दे कंप्लीटली पास्ड थ्रू। और वो पास थ्रू कैसे पता चला, हमें पास थ्रू इसलिए पता चला क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राइट स्पॉट्स जो आ रहे थे, मोस्ट ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स, मोस्ट of the bright spots were experienced dead straight, ठीक है। मतलब जो रेडियो एक्टिव सोर्स थी उसमें से सिर्फ सीधी तरीके से हमने जो है वो अल्फा पार्टिकल्स जब भेजे, तो अल्फा पार्टिकल्स जो थे मोस्ट ऑफ देम ऐसा मालूम ही नहीं होता कि बीच में कोई गोल्ड फिल्म भी रखी हुई है, सारे अल्फा पार्टिकल्स यूं ही ऐसे चले गए। There was absolutely nothing that happened through the gold foil film, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम पास्ड। लेकिन एक और बड़ी अजीबोगरीब चीजें हुई which led to the new model of the matter। और फिर जो अजीबोगरीब चीजें हुई वो ये हुई कि कभी कभार बहुत कभी कभार क्या होता था, वी यूज टू गेट स्पॉट्स एट रैंडम प्लेसेस। मतलब कुछ डिफ्लेक्शन भी हमें नजर आती थी, एक अल्फा पार्टिकल की कोई डिफ्लेक्शन होकर वो डिफ्लेक्ट करके इधर आ गया। कभी कभार कोई डिफ्लेक्शन नजर आती थी, कुछ इस तरह से हो रहा है। कभी कभार कोई डिफ्लेक्शन नजर आती थी, कुछ इस तरह से हो रहा है। और सबसे अजीबो गरीब जो डिफ्लेक्शन थी वो वाली डिफ्लेक्शन थी कि कभी कभार एक ब्राइट स्पॉट मिलता था फॉर्मिंग बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है। मतलब 3 ऑब्जर्वेशन है वेरी की। 3 ऑब्जर्वेशन क्या, एक ऑब्जर्वेशन ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल से मतलब दिस एंगल इज स्मॉल in comparison to some alpha particles that were completely deflected in the opposite direction। मतलब जहां से आए वहीं से डिफ्लेक्ट करके वापस निकल गए, ठीक है। तो मतलब इसमें 3 चीजें हुई। एक चीज ये हुई, मालूम चला भाई बीच में कुछ रखा हुआ ही नहीं। अच्छा, फिर एक चीज क्या हुई, एक चीज ऐसे हुई कि जैसे किसी ने हल्का सा धक्का दिया हो, वो इन चीजों में लग रहा है। फिर एक चीज क्या हुई, एक चीज ये भी हुई कि ऐसा मालूम हुआ कि बीच में कोई दीवार रखी हुई, एकदम से अल्फा पार्टिकल पीछे उड़ के आ गया पूरा का पूरा। सो ये 3 ऑब्जर्वेशंस है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। तो इधर क्या है, सम अल्फा पार्टिकल्स deviated by small amounts और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, सम अल्फा पार्टिकल्स were deflected by greater than 90 degrees, ठीक है। Now regarding your observations and everything, you need to know all of the valid conclusions that we can draw from this experiment, ठीक है। So let's discuss the observations और फिर उससे conclusion क्यों निकली
क्यों थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल पर हमें छोड़ना पड़ा और रुदरफोर्ड का जो है वो रुदरफोर्ड का जो एटम का मॉडल था वो अप्लाई करना पड़ा, वो लेना पड़ा? क्योंकि देखो, थॉमसन क्या कह रहा था? थॉमसन कह रहा था भाई एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लोब्यूल है, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लोब्यूल है पूरा का पूरा तरह का। अब अगर थॉमसन ये कह रहा था तो या तो ये होना चाहिए था कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे कंप्लीटली रुक जाता, या फिर कोई चीज, दूसरी चीज क्या होती कि वो अल्फा पार्टिकल रिपेल होकर पीछे आ जाता, है ना? it most of the alpha particles does not make sense, most of the alpha particles just go straight through, ठीक है? तो सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि जब ये हुआ तो आपको क्या हमारे दो स्टूडेंट्स ने और रुदरफोर्ड ने मिलके सजेस्ट किया? तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, अच्छा ये हेडिंग लिख देता हूं, these observations and conclusions need to be very clear with you, observations and conclusions। चैट में भी कुछ आया है, atom is empty inside, very good। number 1 observation क्या थी? most of the alpha particles went straight through, very good, so we know these observations, most of the alpha particles went straight through। तो इसकी जो कंक्लूजन थी, इसकी जो कंक्लूजन थी कि you guys are correct, most of the atom was empty space, ठीक है? now this completely destroyed the Thomson plum pudding model, क्योंकि थॉमसन ने अपने मॉडल में कोई एम्प्टी स्पेस रखी नहीं थी। उसने तो कहा था ये भाई ये पूरा का पूरा एटम ही एक पुडिंग की तरह है, मतलब पूरे के पूरे में कुछ ना कुछ है, इट इज ऑल ऑफ इट इज समथिंग। लेकिन रुदरफोर्ड ने क्या प्रूव कर दिया था, और उसके बच्चों ने उन्होंने प्रूव कर दिया था कि मोस्ट ऑफ द एटम वाज एम्प्टी स्पेस, जब ही तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, वो तो सीधा सीधा निकल गए, ठीक है? या फिर अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना हो तो दूसरे तरीके से क्या लिखोगे आप कि द न्यूक्लियस, the volume of the nucleus is very small compared to the volume of the atom, ठीक है? मतलब एटम काफी बड़ा है, न्यूक्लियस उसमें से कोई छोटा सा पार्ट है, ठीक है? द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। अच्छा, वॉल्यूम की जगह ऐसा करते हैं, वॉल्यूम कुछ लफ्ज अच्छा सा नहीं लग रहा, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट साइज इसकी जगह, ठीक है? क्योंकि साइज थोड़ा सा ज्यादा जनरलाइज्ड है, सो लेट्स जस्ट राइट दैट, द साइज of the nucleus is very small compared to the size of the atom. So you guys gave this correctly। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? दूसरी की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि some of the alpha particles were deflected by greater than 90 डिग्रीज, ठीक है? मतलब इस बात से क्या प्रूव हुआ कि भाई किसी ना किसी चीज से तो टकराए होंगे ना, मतलब अगर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर ऐसा मालूम हो रहा है किसी दीवार में जाके लगे और पीछे उठ के आ गए जो सिर्फ दीवारों पे ही होता है, तो उसका मतलब है एटम का कुछ ना कुछ हिस्सा दीवार जैसा भी है, देयर इज समथिंग दैट इज दीवार जैसा इन दी एटम। तो इधर से दो कंक्लूजन्स जो है वो आपके पास स्प्राउट हुई, जो आपने रुदरफोर्ड और अन्य स्टूडेंट्स ने दी। कंक्लूजन, सबसे पहली कंक्लूजन, अच्छा दिस इज कंक्लूजन नंबर 1, और ये और लिखा है तो ये भी कंक्लूजन नंबर 1 नहीं मानी जाएगी। दो, अगर इनको दो अलग तरीके से लिख के आओगे, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड टू डिफरेंट कंक्लूजन्स। इधर लिख रहा हूं आपकी सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या थी? सेकंड कंक्लूजन ये थी कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम is concentrated in the nucleus. So the number 1 conclusion from this कि most of the some of the alpha particles will be deflected by greater than 90 degrees, वो क्या होती है कि most of the mass of an atom, मतलब अगर कोई दीवार जैसी चीज है, दीवार इज वेरी डेंस, जब भी दीवार अपनी जगह से नहीं हिलती, जो भी जिसमें जाके टकराती है वापस आ जाती है, तो दीवार जैसी जो चीज जो डेंस है
वो कहाँ है, वो न्यूक्लियस में होगा इसका मतलब। और न्यूक्लियस में वो आपकी सारी चीजें, मतलब मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और तीसरी कंक्लूजन भी इधर से ही निकलती है, तो मैं यहाँ पे लफ्ज एंड इस्तेमाल कर रहा हूं, एंड। और आपकी तीसरी कंक्लूजन क्या है, तीसरी कंक्लूजन ये है, द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, वरना तो कोई सेंस ही नहीं बनाता भाई। अगर देखो, अगर न्यूक्लियस जो था वो न्यूट्रल होता, अगर न्यूक्लियस न्यूट्रल होता तो आपको ये छोटी छोटी डिफ्लेक्शंस नहीं मिलती। क्योंकि अगर एक अल्फा पार्टिकल, अब देखो हुआ क्या, ये सपोज करो एक गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल काफी दूर से जा रहा है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अल्फा पार्टिकल ऐसे ही निकल गया, उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो क्यों डिफ्लेक्ट करे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इतने दूर है। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा करीब से जाते थे, वो हो रहे हैं ये छोटी छोटी वाली डिफ्लेक्शंस। ये जो छोटी छोटी वाली डिफ्लेक्शंस है, वो ये वाले हैं जो थोड़ा ज्यादा करीब से निकल गए हैं। और जो ये वो वाले हैं जो कंप्लीटली रोटेट होके वापस आ गए हैं, वो वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं जो जो बहुत अनलकी थे और बिल्कुल डेड सेंटर उन्होंने आके क्या कर दिया, उन्होंने आके कोलाइड कर दिया। ठीक है जी। अब ये जो छोटी वाली जो डिफ्लेक्शंस हुई हैं आपके पास, दीज स्मॉल डिफ्लेक्शंस, ये क्यों हुई होंगी, ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता। अगर देखो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, अगर ये न्यूट्रल होता, तो फिर ये अल्फा पार्टिकल अपनी जिंदगी में कभी डिफ्लेक्ट नहीं करता। ये अल्फा पार्टिकल तो यूं ही निकल जाता ना, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, जब कोई चीज चार्ज ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं होती, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं होती। अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज था, अगर ये इस पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूक्लियस पे, तो अल्फा पार्टिकल तो ये निकल जाता सीधा, राइट। तो ये अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुआ था छोटा सा, ये जरूरी इस बात को समझना था, इस बात से कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसका मतलब। क्योंकि वरना जो अल्फा पार्टिकल जो हल्के से दूर से जा रहे हैं, उनका कोई रीजन नहीं बनता कि वो डिफ्लेक्ट करें। ठीक है। सो दिस इज द थ्री कंक्लूजन्स। द फर्स्ट कंक्लूजन, एक कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत दूर से चले गए, वो सारे नजर आ रहे हैं हमें। वो क्यों ऐसे चले गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एटम वाज एम्प्टी स्पेस। ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो जरा थोड़ा करीब से जा रहे थे, उनके साथ क्या हुआ, वो स्मॉल डिफ्लेक्शंस उन्होंने शो करी। और तीसरी चीज क्या हुई, तीसरी चीज ये हुई कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे उन्होंने डेड सेंटर न्यूक्लियस में आके कोलाइड कर दिया, और उसकी वजह से वो पूरे के पूरे डिफ्लेक्ट होके पीछे की तरफ आ गए। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इससे तो अट्रैक्शन होनी चाहिए है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंटर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरा बच्चा, थोड़ी देर रुको, अब वो हम देखते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ कि उसको क्यों प्रूव कर सकते थे कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो ये आपकी ये है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू सेपरेट दिस। ठीक है, मैं ये तीसरी वाली कंक्लूजन जो है वो जरा सेपरेट कर रहा हूँ, और मैं इसको थर्ड हेडिंग के अंदर लिख रहा हूँ, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल अमाउंट्स। अच्छा, बेसिकली अब्दुल्ला, तुम्हारा जो वो है, जो तुम क्लेम कर रहे हो, दैट इज अ गुड क्लेम, बट द प्रॉब्लम ओवर देयर इज कि देखो, वी कुड आइसोलेट इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कुड आइसोलेट अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, हमारे पास उस वक्त तक इतनी टेक्नोलॉजी थी और इतनी हमें समझ थी कि अगर हम चाहें किसी इलेक्ट्रॉन को रख के जरा किसी और चीज पे मारना चाहे, तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था, वी कुड गेट सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कुड गेट सेपरेट अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, तो अब ये जरा इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की उसमें क्यों नहीं गया, क्योंकि हमने सेपरेटली इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स को भी एक दूसरे पे रख के मार के देखा हुआ था। ठीक है, तो हमें ये मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्फा पार्टिकल का कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास था ना, वो बहुत ज्यादा कम होता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को अमूमन कुछ भी नहीं कर पाता है, इंस्टेड अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को उठाके डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, दिस इज व्हाट रादर हैपेंस बिकॉज एन अल्फा पार्टिकल हैज मोर मास। ठीक है, तो इसमें रुदरफोर्ड और इसके बच्चों को क्यों पता था कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई चीज नहीं बतानी है, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि इलेक्ट्रॉन्स कोई फर्क ज्यादातर नहीं ला रहे होंगे अल्फा पार्टिकल पे। वो क्यों, बिकॉज इनका मास ही इतना कम होता है। ठीक है जी, तो उनका जब वो मास इतना कम होता है, दे कांट रियली ब्रिंग टू मच चेंज ऑन द अल्फा पार्टिकल। ज्यादातर ये होगा कि अल्फा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करता हुआ या अपने साथ उठाता हुआ ले जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करे या कुछ भी करे। ठीक है।
और वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी थोड़ी, उसको साथ साथ लेके चलते हैं। आई नीड टू बी डिस्कसिंग थोड़ा सा मोमेंटम चेंज एज वेल, ठीक है जी। अच्छा, यू आर गोइंग अ बिट ऑफ, थोड़ा सा हालत जा रहे हो। देखो, एन एटम ऑन अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है, ठीक है जी। आई मीन थ्रू द गोल्ड फॉइल सब पार्टिकल्स पेनिट्रेट क्यों नहीं करे, वो इसलिए था ना, बिकॉज देखो अब्दुल्ला, बेसिकली देखो ये हुआ। चलो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अगेन। लेट्स से दिस इज योर गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका गोल्ड का न्यूक्लियस है। एंड लेट्स से उसके बाहर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, नाउ अब देखो, द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस टुगेदर मेक अप द होल एटम। तो पूरा एटम जो है वो ये इतना बड़ा एटम है, ठीक है जी। न्यूक्लियस जो है वो इतना सा है, सही है जी। अच्छा, नाउ why did most of the particles pass through, why did most of the alpha particles pass through? क्योंकि most of the alpha particles were going through these regions, through the empty regions। तो जो अल्फा पार्टिकल्स यहां दूर दूर से जा रहे थे वो सारे निकल गए, ठीक है। अब यू आर सेइंग कि इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल है अगर एक एटम, तो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट, मतलब वो सारे के सारे क्यों नहीं गए, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट क्यों करे। देखो, ऑन अ होल मतलब हम जब हम पूरे एटम को साथ देख रहे हैं, अभी हमारा स्केल क्या है, अभी हम एटम को इंडिविजुअली तोड़ तोड़ के उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को देख सकते हैं। मतलब अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि इतने छोटे छोटे होते हैं, तो इनको इस्तेमाल किया जा सकता है टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। ऑब्वियसली अब अगर तुम रख के एक बहुत बड़ा एटम, अगर एक तुम बहुत बड़ा दूसरा एटम उठा के रख के मारते हैं इस पे, तो क्या होता, तो वो फिर वो आपको वो चीज नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिर वो एटम एटम इंटरेक्शन होने लग जाता। हमें क्या चाहिए था, हमें एटम से कोई छोटी चीज चाहिए थी ताकि हम एटम की अंदर की कहानी को पढ़ सके। तो इसलिए हमने अल्फा पार्टिकल्स चूज किए। अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द होल एटम, दे इंटरेक्टिंग ऑन वेरी वेरी स्मॉल स्केल्स विद द एटम, ठीक है जी। तो जब ये किया तो आपके पास ये हुआ कि आपके पास अक्सर बेशतर अल्फा पार्टिकल्स यूं गुजर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो आए और फिर वो जो है वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए हल्की सी अमाउंट से, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो आए डेड सेंटर और फिर डिफ्लेक्ट कर गए पूरी की पूरी, ऐसे दीवार पे आके कोई चीज लगती है और फिर पीछे तरफ आ जाती है। तो ये कहानी हुई। तो दैट इज वाई नॉट ऑल ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू, ठीक है। वो क्यों नहीं पास स्ट्रेट थ्रू किए, बिकॉज एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है हमेशा बीच में। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यू आर करेक्ट, बट द थिंग इज कि अल्फा पार्टिकल छोटे हैं, वी कैन स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इस तरीके से, क्योंकि उनका स्केल इतना छोटा है। अब अगर तुम एक दूसरा बड़ा एक एटम ले आओगे उठा के और वो कोलाइड करोगे, तो वो फिर एटम एटम होगा, मतलब उसमें फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल वाली सिचुएशन अप्लाई करेगी। अल्फा पार्टिकल क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू अ गोल्ड न्यूक्लियस, तो इसलिए वी कैन वी आर नॉट टेकिंग दैट होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल वाली। अब जो हमारी चीजें आ रही हैं वो हमारे पास इंडिविजुअल एटम की छोटे छोटे कंपोनेंट्स की छोटी सी स्केल पे हमारे पास सारी पिक्चर आ रही है, ठीक है। How do we know that neutrons are present in the nucleus? अल्मा रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन्स नहीं हुए थे प्रूफ, ठीक है जी। हमें नहीं पता कि रुदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन कोई भी ऐसी नहीं है और ना ही कोई कंक्लूजन ऐसी है कि न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस में। वी न्यू न्यूक्लियस में मास है एंड वी न्यू इट वाज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स थे या नहीं वो अभी तक नहीं पता चला, ठीक है। सो वी डू नॉट नो अबाउट द न्यूट्रॉन्स एज ऑफ येट, वो किसी और एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ है, ठीक है, आपके कोर्स में नहीं है सैडली। सही है अब्दुल्ला, तुम्हारा पॉइंट क्लियर। देयर इज आल्सो अनदर कंक्लूजन, ठीक है जी, अनदर कंक्लूजन दैट आई वांट यू गाइस टू नो, अनदर कंक्लूजन, एंड दिस कंक्लूजन is not based upon any observation, not based upon any observation, बट ये बेस्ड है अपॉन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग क्या, लॉजिकल रीजनिंग क्या थी कि अभी भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली था, राइट। अगर हम बड़े स्केल पे देख रहे थे चीज को तो एटम फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलता था, क्यों, क्योंकि अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में से उसको पास थ्रू करवाते थे वो डिफ्लेक्ट नहीं करता था, वो सीधा जाता था, ठीक है। तो ऑन अ होल बड़े स्केल पे एटम फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब उसको भी तो इंटैक्ट रखना था। अब ये तो नहीं ना सिर्फ न्यूक्लियस वाली चीज बता दी, बाहर की कहानी नहीं बताई। Yes, Miss Ba, this was in our knowledge. Alpha particles being positive was in our knowledge before the experiment. ये हमें पता था, वरना हम इस्तेमाल नहीं करते हुए अल्फा पार्टिकल्स को। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या अट्रैक्ट नहीं होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन,
Abdullah is like पूरी छानबीन करनी है. Yes, Abdullah, you are correct. They will get attracted. But you're going a bit आगे. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं. अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे हो. The electrons are going to get attracted. But जो वो अट्रैक्शन की जो फोर्स है ना, the electrostatic force of attraction, that is providing the necessary centripetal force that is keeping the electrons in circular motion. ठीक है जी. वेट, दिस इज नॉट इन योर कोर्स अभी, वो बहुत एडवांस डिस्कशन है, वो 8 में पढ़ेंगे हम. ठीक है, बट यू आर करेक्ट. इलेक्ट्रॉन्स जैसे देखो, मून और अर्थ, दे शुड बी अट्रैक्टेड. मतलब मून को अर्थ की तरफ आना चाहिए, इसी तरह अर्थ को सन के अंदर जाके घुसना चाहिए, लेकिन नहीं घुसते. दे हैव दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल हो रही है किसी और सेंस में. और वो सेंस क्या है, वो A2 में पढ़ेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए वो चीज फिर इस्तेमाल हो रही होती है. ठीक है अब्दुल्ला, तो गोइंग अ बिट आगे, थोड़े से जो है वो रुको, A2 में पढ़ा फिर जाके वो बोहर मॉडल और रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ये क्या डिफर करते हैं? यस अब्दुल्ला, बोहर मॉडल ऑफ द एटम हम A2 में पढ़ेंगे इन क्वांटम फिजिक्स. वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हुए वो बोहर मॉडल ऑफ द एटम समझ में आएगा. रुदरफोर्ड्स एटम ऑफ द मॉडल पता है क्या था? रुदरफोर्ड का एटम ऑफ द मॉडल ये था, उसने कहा ये एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है. ठीक है जी, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसमें मास है, एंड इसमें मास है और ये पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, और दूसरी जो कंक्लूजन जो लिखवा रहा हूं अभी, वो क्योंकि पता है एक एटम को अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना था. राइट, ऐसा नहीं होना था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं था अब एटम हमारे लिए, इस एक्सपेरिमेंट के बाद अभी भी था ऑन अ बिगर स्केल दो. ठीक है जी, तो रुदरफोर्ड और उसके बच्चों ने क्या कहा, उन्होंने कहा यार देखो, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के कहीं बाहर हैं. They're not inside of the nucleus, they're somewhere outside. We don't know where's the outside, we don't know how they're outside, कैसे exist कर रहे हैं, कैसे नहीं exist कर रहे, but there is definitely electrons outside of the nucleus. वो क्यों? Because अभी भी इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स प्लस चार्ज कैंसिल आउट करके एक एटम को भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना था. ठीक है जी, सो वी did not completely neglect the thing कि अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है ही नहीं, खत्म कर दिए, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी थे. We don't know इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कहां है, क्या कर रहे हैं, बट वी न्यू के है, क्योंकि हमें अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना था. तो रुदरफोर्ड ने क्या किया, रुदरफोर्ड ने सिर्फ ये बताया देयर इज अ पॉजिटिव मास, दैट इज द न्यूक्लियस, दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द एटम. एटम में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं, we have no idea where the electrons are, but this is what the best we can explain to you regarding our experiment. ठीक है, so this is the last conclusion. This is not based on any observation but it is based on inference, on logical explanation. Electrons must be somewhere outside the nucleus. और ये कैसे पता था हमें? Because an atom was still electrically neutral. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में आते गए. अभी तक हमारे रुदरफोर्ड भैया ने क्या बताया? न्यूक्लियस वेरी स्मॉल, एटम मे बी दिस बिग, and electrons are somewhere out over here. कहीं ना कहीं यहाँ होंगे. I have no idea, my students have no idea. हमें जो आइडिया मिला हमने आपको बता दिया. This is the new model of the atom. That was that and nothing more. उसके बाद और डेवलपमेंट हुई है, और चीजें हुई है, न्यूट्रॉन्स का पता लगा, इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा, तब हमारे पास. ठीक है, जो दो तीन बातें जो रह गई हैं जो डिस्कस करनी है, वो लेट्स डिस्कस देम. वो बातें ये हैं कि ओके, एक्सपेरिमेंट तो कर ली. Why did you use a thin gold foil? ठीक है, why did you use a thin gold foil? This was a thin gold. ठीक है, मतलब बहुत थिन था. Why not a brick? गोल्ड की कोई लाइक जो तोले वाली जो बार्स मिलती है वो क्यों नहीं इस्तेमाल करी, या कोई ऐसा कोई मतलब कोई मोटी चीज की नहीं इस्तेमाल करी, ये थिन गोल्ड फॉइल क्यों था, किस खुशी में था? So we need to understand that. वो इसलिए था because we were trying to study the structure of an atom. हमें एक एटम का स्ट्रक्चर चाहिए था. So अगर हम बहुत ज्यादा मोटा इस्तेमाल करते जो है वो किसी भी चीज को, they were not so rich. साइंस के लिए बहुत पैसे होते लोगों के पास. तो एक अगर हम मोटा गोल्ड फॉइल इस्तेमाल करते तो उसमें बहुत सारे एटम्स आते थे लाइन से.
तो उसमें वी कुड नॉट हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ वन एटम, हमें चाहिए थी थिन गोल्ड फॉइल, ताकि क्या हो, we're just studying the structure of one atom कि वो कैसा हो रहा है. So the thin gold foil was used for this reason. तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है जी. और अगर थिक होती थोड़ी सी भी तो उससे क्या फर्क पड़ते हैं क्या नहीं पड़ते हैं वो भी पता होना चाहिए. So because we wanted to study the structure of a single atom, ठीक है जी, of a single atom, ठीक है जी, if the gold foil is thicker, the number of alpha particles being deflected increases. ठीक है. और फिर उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वी कुडंट हैव जस्ट सेड कि यार ये जो है ना ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हम एक एटम था तो हम उसकी ये स्ट्रक्चर बता देंगे. वो फिर क्या मसला होता है, वो फिर मसला ये होता है कि अगर एक अल्फा पार्टिकल एक उसमें से गुजर भी गया ऐसे तो वो किसी ना किसी और उसमें टकरा जाता, किसी और किसी में टकरा जाता. तो वी नीडेड अ थिन थिंग ताकि सिर्फ एक की ही बात हो और फिर हम ये एक के बारे में सारी कंक्लूजन्स बता सके. अच्छा, दूसरी बात ये गोल्ड फॉइल क्यों भाई, एल्यूमिनियम का फॉइल क्यों नहीं, आयरन का फॉइल क्यों नहीं, डिग्री वाई नॉट टंगस्टन, वाई नॉट समथिंग लाइक दैट. तो गोल्ड वॉज ए गुड मेटल, वॉज अ गुड एटम. वो इसलिए था बिकॉज इफ यू लुक एट गोल्ड, गोल्ड का जो मास नंबर है ना दैट इज 79 म्यू. 79 इसका मास नंबर है. उप्स, एक सेकेंड, 197 है इसका, 197. सो दिस इज अबाउट 197 म्यू, ठीक है जी. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन दिस एक्सपेरिमेंट. और उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि भाई देखो, एवरीवन हैज सीन स्नूकर बीइंग प्लेड, ठीक है जी. स्नूकर सबने देखी होगी जो खेलते हैं. सो उसमें थोड़ा सा वो केस सिनेरियो जो है वो लेट्स सी दैट. अच्छा, तो अब देखो, यू हैव बॉल्स टू इन द स्नूकर, ठीक है. आपके पास स्नूकर में बॉल्स भी होती हैं बहुत सारी, एंड यू ऑल्सो हैव दिस वॉल ऑफ द स्नूकर टेबल. स्नूकर टेबल की अपनी वॉल्स भी होती है. अच्छा, नाउ अगर बॉल दूसरी बॉल के साथ जाके कोलाइड करती है तो फिर तो दूसरी बॉल हिलना शुरू हो जाती है ना. इट्स समथिंग दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द स्नूकर गेम, यू बेसिकली हिटिंग बॉल्स विद अदर बॉल्स, ठीक है. अच्छा, तो इन स्नूकर अब ये समझो कि ये बॉल मूव क्यों करना शुरू करती है. द बॉल स्टार्ट्स मूविंग बिकॉज ऑफ अ चेंज इन मोमेंटम, है ना. हमने पढ़ा था इन मोमेंटम वाले चैप्टर में, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए शैल बी इक्वल्स टू द नेगेटिव चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी. यानी जो बॉल अगर दूसरी चीज में आके लग रही है तो वो मोमेंटम चेंज कॉज करेगी, है ना. लेकिन एक चीज थी जो जिस पे आके कोई चीज अगर लगती थी तो उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था. एंड दोज यूज्ड टू बी द बॉल्स. जो भी हमने केसेस करे हैं बॉल्स वाले, उसमें अगर बॉल आके लगती भी है वॉल पे तो वॉल पीछे नहीं जाती, बॉल ही खुद ही उठ के आ जाती है आगे. वो क्यों होता है, बिकॉज वॉल का जो मास होता है, वॉल का जो मास होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उसको वेलोसिटी में जो चेंज लाना होता है वो बहुत कम लाना होता है ताकि वो मोमेंटम की वैल्यू इक्वल कर सके, ठीक है. तो सिमिलरली फॉर दिस रीजन, अब देखो, वी डिड नॉट वॉन्ट व्हाट हैपनिंग, हमें ये नहीं चाहिए था कि बॉल बॉल वाली एक इंटरेक्शन हो जाए. मतलब ये ना हो कि अल्फा पार्टिकल आके लगे तो न्यूक्लियस जो था वो निकल के बाहर आ जाए. वी डिड नॉट वांट दैट. व्हाट वी इंस्टेड वांटेड वाज द अल्फा पार्टिकल कोलाइडिंग विद समथिंग लाइक अ वॉल. वी नीडेड अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर ताकि हमारे पास प्रॉपर्ली सब कुछ आइडेंटिफाई हो. तो वी डिड नॉट यूज एनी ऑफ द लाइटर एलिमेंट्स जैसे लिथियम, जैसे सोडियम या एल्यूमिनियम, बिकॉज दे आर वेरी लाइट, ठीक है. मतलब कंपैरेबल टू द अल्फा पार्टिकल्स दे आर नॉट दैट डेंस, वो इतने डेंस नहीं है, ठीक है. तो उस केस में क्या होता, उस केस में ये होता है कि अल्फा पार्टिकल जब आके लगता तो न्यूक्लियस बाहर निकल जाता इंस्टेड ऑफ द अल्फा पार्टिकल गेटिंग डिफ्लेक्टेड. तो उससे तो पूरी एक्सपेरिमेंट ही खराब हो जाती है ना. So what did we do? We got something very dense, something that could act like a wall. और एटम का स्ट्रक्चर भी पढ़ा तो हमने गोल्ड का एटम उठा लिया क्योंकि उसका मास इतना ज्यादा होता है कि अगर एक अल्फा पार्टिकल आके इसमें लगता भी है तो इसके अंदर जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो बहुत कम होगा. तो गोल्ड वाला न्यूक्लियस अपनी जगह पर ही रहेगा मोर और लेस. सारा मोमेंटम का चेंज ज्यादा से ज्यादा हमें कहां पे दिखेगा, हमें ज्यादा से मोमेंटम का चेंज अल्फा पार्टिकल में दिखेगा. सो दैट इज ऑल्सो वाई यू यूज अ गोल्ड फॉइल.
ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल्स? This ensures the nucleus is not ejected due to momentum change. ठीक है जी, सो सारी कहानियां हमारी जो है वो एक जगह, ऐसा समझो कि सब एक जगह आके लग रही हैं। बाकी एक और बात विच आई फॉरगॉट टू राइट दैट डाउन, वो ये बात थी कि ये जो एक्सपेरिमेंट जो की जाती है, दिस इज डन इन ए वैक्यूम, दिस इज बीइंग डन in a vacuum. Number one reason being you do not want to study the alpha particles का interaction with the air, तो air तो सबसे पहले निकाल लो। और obviously alpha particles का एक मसला होता है, alpha particles travel few centimeter in air। ठीक है जी, तो अब अगर मुझे अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो कोलाइड करवाना था, तो आई नीडेड टू गिव देम अ पाथवे, अ फ्री पाथवे, ताकि वो आराम से जाएं, आराम से पूरी चीज मुझे क्लियर करके आए। अगर ये वैक्यूम ना होता तो अल्फा पार्टिकल एयर के किसी पार्टिकल के कोलाइड करके कुछ और कहानी हो रही होती जो हमारे किसी फायदे की नहीं थी। सो वी ऑल्सो प्रोड्यूस ए वैक्यूम इनसाइड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज द कंप्लीट रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसने लार्जली हमें न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया था, नॉट सो मच अबाउट दी इलेक्ट्रॉन्स। बस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने क्या इन्फर किया था, वो ये इन्फर किया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर होंगे, वल्लाह आलम कहाँ होंगे, हमें उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं पता चला था, बाद में और एक्सपेरिमेंट्स हुई हैं तो पता चला था। बट दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो रिगार्डिंग दी रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड्स टू योर P1 एंड P2 पेपर्स। अक्सर बेशतर आया होता है कि इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी और इनकी ऑब्जर्वेशंस के डिपेंडिंग पर कंक्लूजन्स क्या थी, तो ये जरा बताएं क्या है क्या नहीं। कभी पूछ लेंगे थिन गोल्ड फॉइल क्या है, क्यों इस्तेमाल किया, गोल्ड क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस, तो वो बता दे। ठीक है जी, वैक्यूम क्यों क्रिएट करते हैं तो वो आपको पता चाहिए, यू शुड नो। अगर हो सकता है एक्सपेरिमेंट भी डिजाइन करने को आ जाए, यू नेवर नो। ठीक है जी, सो नो दिस एक्सपेरिमेंट इन वेरी मच डिटेल। दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फन थिंग्स इन आपका रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर। ठीक है जी,